जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। हम लोग इसके पहले के वीडियो में ये देखे थे कि पेशवा साम्राज्य की शासन सत्ता चलना आरंभ होता है और पहला पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, दैट इज बीवी। दूसरा पेशवा के रूप में आते हैं बाजीराव प्रथम। हमने कहा था कि बाजीराव प्रथम को ही लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इसने मराठा साम्राज्य को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया और मराठा साम्राज्य की वस्तु स्थिति और परिस्थिति को एक बंदे ने बदल कर रख दिया। 20 साल की अवस्था में पेशवा के पद को प्राप्त करना, और छत्रपति हैं साहू, और यही इसने ही साहू को कहा था कि मराठा साम्राज्य की सीमाएं मैं यहाँ से वहाँ तक फैला दूंगा। इस तरह का स्टेटमेंट था। और ये जब बतलाए कि मस्तानी के साथ प्रेम संबंध के लिए भी जाना जाता है, और इसी के मृत्यु के बाद नेक्स्ट पेशवा जो बनता है वो पेशवा है बालाजी बाजीराव। ध्यान रखना यारा, बालाजी बाजीराव के बाबूजी हैं कौन, बाप हैं कौन, बाजीराव प्रथम, और इसके दादा हैं कौन, बालाजी विश्वनाथ। मतलब जिस कैरेक्टर को इतने दो पावरफुल हस्तियों के द्वारा स्थापित साम्राज्य की सत्ता मिल चुकी हो, उसको कह सकते हो आसान शब्दों में कि उस बंदे को तो अभय दान था। उस वक्त के कालखंड की पूरी कहानी को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जरा उस कालखंड के नक्शे को देखो। देखो मैप तो मिलने का मेरे पास है इसका, लेकिन जो सचमुच कहें कि जो मज़ा इसमें है ना वो मज़ा उसमें नहीं है, ऐसे बना के पढ़ाने में। जरा समझना, उस वक्त पाकिस्तान शब्द की उत्पत्तियों नहीं हुआ था। बांग्लादेश तो सोचिए नहीं सकते हो। यहाँ पर इस किनारे पर सत्ता है। पहले मराठा साम्राज्य में बालाजी विश्वनाथ पेशवा, फिर बाजीराव प्रथम पेशवा, फिर कैरेक्टर के रूप में आ गया बालाजी बाजीराव। यारा बालाजी बाजीराव के कालखंड में साम्राज्य एक प्रकार से स्थिरता प्राप्त कर लिया था, लेकिन बालाजी बाजीराव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर थी, और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चरम पर होने के कारण ही इन्होंने एक दूत भेजा बंगाल के ऊपर आक्रमण को। उन दिनों बंगाल का शासक था अली वर्दी खां। ध्यान रखना, अली वर्दी खां बेहद तेज तर्रार इंसान है, और ये वो अली वर्दी खां है जो वक्त की नजाकत को बढ़िया से भांपा था, जो जानता था कि उस ज़माने में अली वर्दी खां के कालखंड में मराठों की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मराठे मुगलों से कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, मराठे मुगलों से कई टाइम्स ज़्यादा पावरफुल थे, और मराठे हवा के रुख को बदलने की मादा रखते थे, क्षमता रखते थे। लेकिन यारा मराठा और मुगल में एक बहुत बड़ा अंतर था। मराठा जब किसी साम्राज्य के किसी भूभाग को जीतता था तो जीतने के बाद संपूर्ण सत्ता और साम्राज्य अपने हाथों में ले लेता था। ये मुगलों का चलन था। जिस भूभाग को जीता उस भूभाग की संपूर्ण सत्ता और साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया और शासन अपने अनुसार चलाया। लेकिन मराठों में ये कंसेप्ट नहीं था। जिसको हराया, मान लो तुमको हराया, तो तुम्ही को फिर साम्राज्य दे देगा, बदले में तुम्हारे ऊपर पैसा बांध देगा। तो बदलाव कोई भी शासक जिसको तुम हरा के बलजबरन अपने अनुसार शासन करवा रहे हो, पैसे के दम पर शासन करवा रहे हो, तो यारा वो तो चाहेगा ना कि आज नहीं तो कल तुम मर जाओ ताकि हम स्वच्छंद होकर के अपने भूभाग का शासन कर सके। ये मराठों की सबसे बड़ी गलती थी, और यही कारण था कि अली वर्दी खां जान गया कि अगर हम लड़ते हैं तो हारेंगे, इसलिए हमको लड़ना नहीं है। और लड़ना नहीं है तो करना क्या है? लड़ना नहीं है तो इसके साथ एक संधि हुई, और यहाँ पर रांची से निकली हुई एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ध्यान रखना, स्वर्ण PDF में सब हम दिखा देते हैं अभी। स्वर्ण रेखा नदी को सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और कहा गया कि 12 लाख रुपया तुम हमको चौथ देते रहना, 12 लाख रुपया तुम देते रहना, शासन की कड़ियों को तुम संचालित करते रहना, हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब तुम शासन के काम को करो, हमको कोई ये नहीं है कि देखो
ये बंगाल के शासक अली वर्दी खां से चौथ की वसूली की, ये लिखा हुआ सारा चीज़ है। तो इस प्रकार ये कैरेक्टर जो हम लोग वहीं आए वापस, और इस प्रकार ये मराठा साम्राज्य के पूरे शासन के काम को बालाजी बाजीराव कर रहा है। अब इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी कि हम क्यों नहीं पंजाब पर आक्रमण करें। ध्यान रखना, यहाँ बंगाल शब्द का मतलब हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब इलाके को मिला के एक प्रांत हुआ करता था जो बंगाल कहलाता था। यहाँ पंजाब जो बोल रहे हैं, ये पंजाब का मतलब पंजाब, इस पंजाब का मतलब पाकिस्तान, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब को मिला करके एक प्रांत कहलाता था जिसका नाम होता था पंजाब, जिसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। पंजाब एक सूबा था जिस सूबे की राजधानी लाहौर थी। और मैसेंजर को इन्होंने अपना मैसेंजर बंगाल को भेजा था, जिसको भेजा था उसका नाम था दत्ताजी सिंधिया। ध्यान रखना, दत्ताजी सिंधिया को इन्होंने अपने मैसेंजर के रूप में भेजा, और दत्ताजी सिंधिया ने यहाँ तहलका मचाया। अली वर्दी खां को घुटने के बल ला खड़ा किया, 12 लाख रुपया चौथ और स्वर्ण रेखा नदी को सीमा रेखा के रूप में स्वीकार करवाया। अब यही दत्ताजी सिंधिया मूव करता है पंजाब को। यार पंजाब को क्यों गया? क्योंकि पंजाब में नादिर शाह का उत्तराधिकारी जो था वो बार बार भारत को लूटने का काम करता, और यही कैरेक्टर जो है, क्या नाम है उसका, तो इसका अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भारत को लूटने का काम बार बार करता। और इन लोगों को, खासकर मराठों को, ये पसंद नहीं था कि अब कोई लूटपाट के काम को करे और अब्दाली किसी भी कीमत पर प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। ध्यान रखना, ये चाहत है किसकी? ये चाहत है अब्दाली की, ये चाहत है बालाजी बाजीराव की। ये उस वक्त का सीमा है। यहाँ पर तुमको बोले पंजाब है, तुम जानते हो नक्शे में कि यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ हिमालय पर्वत है, भारत 3 तरफ से अभेद दुर्ग की तरह है। जो भी बाह्य आक्रमणकारी आता था यारा, उसका रूट यही होता था, थार मरुस्थल के माध्यम से नहीं आएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो घोड़े को पीने के लिए पानी तो देना ही होगा। और इसी चीज को कंट्रोल करना है दत्ताजी सिंधिया को। दत्ताजी सिंधिया की तमन्ना थी कि जिस प्रकार हमने बंगाल के शासक अली वर्दी खां को घुटने पर ला खड़ा किया, उसी तरह से यहाँ से अब्दाली को मैं खदेड़ दूं। तो यहाँ पर अब्दाली ने एक किला बना रखा था, उस किले का नाम था कुंजीपुरी का किला। ध्यान रखना, कुंजीपुरी का किला। ये जो कुंजीपुरी का किला था, इसी किले में ये अपना रसद रखता, रसद मतलब खाने पीने की चीज़ रखता, गोला बारूद हथियार रखता। और अब्दाली जानते हो यारा, अब्दाली साम्राज्यवादी नहीं था, अब्दाली बहुत बड़ा लुटेरा था, वो लूटता था। और यहाँ पर कह सकते हो कि कितने भारतीय शासक, हमारी दिल्ली कितनी कमज़ोर थी कि अब्दाली जैसे लुटेरे को खदेड़ नहीं पा रही थी। यही कारण था कि दत्ताजी सिंधिया को लगा कि क्यों नहीं हम कुंजीपुरी के किले से अब्दाली को खदेड़ दें। और इसी अब्दाली को खदेड़ने के लिए अब्दाली के आने जाने वाले जो भी रूट थे, उन तमाम रूट पर इसने गहरी गहरी खाई बना दी। ये जो गहरा गहरा खाई बनाया, इससे ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन अब्दाली को समझ में आ गया कि दत्ताजी सिंधिया की मानसिकता क्या है। अब्दाली को समझ में आ गया कि दत्ताजी सिंधिया खेल वही खेलना चाहता है जो खेल वो बंगाल में खेल कर आया है। और अब्दाली कोई आसान कैरेक्टर नहीं है। इसको भी लगा कि अगर अब्दाली के अंदाज में हम परिभाषा ना परिभाषित करें तो ये हमको तंग करता रहेगा। तो इसने भी, अर्थात अब्दाली ने भी पंजाब मतलब उस जमाने का पंजाब और महाराष्ट्र आने जाने के जो रूट थे, उस रूट को भी इसने भी डिस्कनेक्ट करा दिया। सॉरी, ये जो अब्दाली है, ये अब्दाली ने जो कट कराया,
पंजाब और महाराष्ट्र के रूट को ये बड़ा कारगर हो गया। अब कहोगे कि सर रास्ता काट दिया तो नहीं ले जा पाएगा, कि यार एक किले में 50,000 से 1,00,000 सैनिक हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, उन लोगों को खाना माथा पर ढो करके कोई नहीं ले जाएगा। काफिले में अनाज जाता था, रूट नहीं रहेगा तो जाएगा कैसे? मतलब अब्दाली द्वारा किया गया काटा गया रूट काम कर गया, और इसके द्वारा दत्ताजी सिंधिया द्वारा काटा गया रूट काम नहीं कर पाया। दत्ताजी सिंधिया पंजाब आके फंस गया। पंजाब में जो इन लोगों का अपना किला था, वो किले में एक तरह से ही पूरी तरह से फंस चुका है। दत्ताजी सिंधिया का दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से रसद की आपूर्ति बिल्कुल घट चुका है। अब समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या। तब दत्ताजी सिंधिया ने सूचना दिया बालाजी बाजीराव को कि हम लोगों के बीच भूखे मरने की नौबत है, खाने के लिए महज 3 माह का रसद बचा हुआ है, अब क्या किया जाए, कुछ उपाय बतलाओ। तब इन्होंने अपने भाई सदाशिव राव भाऊ, ध्यान रखना ये नाम, हालांकि PDF में सब लिखा हुआ है, सदाशिव राव भाऊ। यार PDF में लिखल का पढ़े में नहीं खराब लगता है चला हम अपने नहीं जान रहे हैं, दूसरा तोरा पढ़ के का सुनाएंगे। ऐसे पढ़ने में मज़ा लगता है। अगर तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा हो तो एक बार हमको ज़रूर मैसेज कर देना। और मिशन पहले 5,000 के मोड में है, इसलिए अपने अपने इलाके से खुद से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अंतरात्मा की आवाज़ में लगता हो कि वाकई बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगे तो ना करें, बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर करें और औरों से भी करवाएं। देखो सदाशिव राव भाऊ ये भाई है किसका? बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का भाई है सदाशिव राव भाऊ, ये भाई है इसका, और इसका बेटा है विश्वास राव। बेटा है कौन? विश्वास राव। बेटा है इसका विश्वास राव। बेटा है इसका कौन? विश्वास राव। और भाई है कौन? सदाशिव राव भाऊ। ये दोनों को बालाजी बाजीराव ने भेजा कि जाओ पंजाब और जाके वस्तु स्थिति का मुआयना करो। ये पंजाब गया, 3 लोगों की बंद कमरे में मीटिंग हुई, सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव, दत्ताजी सिंधिया। सदाशिव राव भाऊ भाई है, विश्वास राव बेटा है, और ये राज कर्मचारी है, नज़दीकी है। अब बंद कमरे में बैठ के निर्णय लिया गया तो इन लोगों ने निर्णय लिया कि भूखे मरने से 1000 गुना बेहतर है, भूखे मरने से 1000 गुना बेहतर है कि क्यों नहीं जंग के मैदान में ही जंग लड़कर मरा जाए। ये कहानी है लाचारी की, ये कहानी है बेबसी की, ये कहानी ओज का नहीं है, ये कहानी ओज का नहीं है, ये कहानी जंग के मैदान में आमने सामने वीरतापूर्ण तरीके से जंग लड़ने का नहीं है। लाचारी में लिया गया निर्णय था। घोड़े मर रहे घोड़े को किले के अंदर ही दफन किया जा रहा था, किले में सड़ांत पैदा होना आरंभ हो चुका था। तब निर्णय लिया जा चुका और एक बार फिर इतिहास के पन्नों में गवाह बनता है पानीपत का मैदान। यारा इतिहास गवाह है कि पानीपत का मैदान, इतिहास गवाह है कि पानीपत के मैदान में जब जब कोई जंग हुआ इतिहास ने अपनी धार को बदला है। यही वो मैदान है जहाँ महाभारत हुआ था, यही वो मैदान है जहाँ पानीपत प्रथम में 1526 में हुआ तो भारत मुगलों के अधीन आया। यही वो मैदान था जहाँ 1556 ईस्वी में अकबर ने अपनी सत्ता को फिर से अस्थायित्व प्रदान किया, और आज 1761 का कालखंड है। मराठों को डर था कि कहीं मेरे किले के ऊपर अब्दाली के सैनिक कब्जा न कर लें, इसलिए मराठों ने अपने किले के चारों ओर गहरी गहरी खाई बनवा दी और खाई में पानी भरवा दिया। गहरी गहरी खाई बनवाया और खाई में पानी भरवा दिया ताकि कोई सीढ़ी लगा करके खाई किले के ऊपर ना चढ़ जाए। और उधर अब्दाली को सूचना दिया जा चुका है कि आओ जंग के मैदान में जंग होगा। पानीपत का मैदान गवाह बन चुका है, लेकिन अब्दाली की भी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि मराठे उस वक्त भारत की सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में जाना जाता है। हालात और प्रति हालात की यह दास्तां थी यारा। अब्दाली ने मजहब के नाम पर तमाम मुस्लिम शासकों से सहयोग मांगा और कहा कि ये लोग मूर्ति पूजक है और इस राष्ट्र को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भारत के मुस्लिम शासकों से सहयोग लिया। विशाल गठबंधन की सेना बनाया। उसमें अब्दाली के सैनिक कम थे, उसमें सहयोगी शासकों की सेना ज़्यादा थी, और उसका नेतृत्व करता शाह बुल्ला या शाह बिल्ला था। पानीपत के मैदान में दोनों की सेना आमने सामने आ चुकी है। दोपहर के बाद से जंग आरंभ होने को है, और मराठों की सेना का ध्यान रखना, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, वास्तविक सेनापति
वास्तविक पूछेगा, ये खूब पूछता है लड़का, खूब गड़बड़ाता है। वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ है, और ध्यान रखना नाम मात्र का सेनापति विश्वास राव है, जो 18 साल का बंदा है, बेहद खूबसूरत है, बालाजी बाजीराव का बेहद चहेता और बेहद लोकप्रिय है साम्राज्य की आम जनता के बीच। दोपहर के बाद जंग आरंभ होता है। दोपहर के बाद जंग आरंभ होता है। मराठों की सेना का सेनापति है सदाशिव राव भाऊ, और तोपची है इब्राहिम खां गारदी। इब्राहिम खां गारदी मराठों की सेना का मोस्ट विश्वस्त अधिकारी के रूप में है, और जंग का जो प्रारंभिक घंटा आरंभ हुआ यारा, पूरा पक्ष में जा रहा है मराठों के। मराठे तानाशाही करते जा रहे हैं, लेकिन मराठों को प्रत्यक्ष जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। आज तक ही लोग छापामार युद्ध नीति से लड़ा है या बर्जीगिरी युद्ध नीति से लड़ा है, और जंग के मैदान में प्रत्यक्षतः जंग के मैदान में जंग का अनुभव नहीं था। जैसे जैसे सूरज डूबता चला गया, चांदनी रात की छटा आती चली गई, मराठों का पलड़ा हल्का होने लगा, और अब्दाली की सेना भारी पड़ना आरंभ होता है। मराठे का कत्लेआम चरम पर है। इसी बीच सदाशिव राव भाऊ ने इब्राहिम खां गारदी को कहा कि तोप दागो, और एन वक्त पर मजहब के नाम पर इब्राहिम खां गारदी ने तोप दागने से इनकार कर दिया। मराठों की हार के कारण में एक बहुत बड़ा कारण ये रहा था। और वीर अभिमन्यु की तरह सदाशिव विश्वास राव देख रहा, 18 साल का बंदा, मराठों की सेना का कत्लेआम हो रहा है। चांदनी जैसे जैसे अपनी छटा को बिखार रही है, वैसे वैसे अब्दाली के सैनिकों को कत्लेआम करने में सहूलियत हो रही है। ये विश्वास राव से रहा नहीं गया, अभिमन्यु की तरह सीधे खेमा में घुस जाता है, और अब्दाली के सैनिक घेर करके उसके जिस्म के टुकड़े कर देते हैं। जैसे ही विश्वास राव के मारे जाने की सूचना सदाशिव राव भाऊ को मिला, इसने भी वही गलती कर दी। मैं पुनः दोहरा दूं कि लोगों को प्रत्यक्ष जंग का तजुर्बा नहीं था, ये अनुभवहीनता ही इसको ले डूबता है। परिणाम यह हुआ कि अब पूरी सेना मराठों की नेतृत्वहीन हो चुकी है। नेतृत्वहीन हो रही मराठों की जो सेना थी, नेतृत्वहीन हो चुकी मराठों की जो सेना थी, अब बेतरतीब गति से भागता जा रहा है, और भागने के लिए इन लोगों ने अपने किले को ही चुना। और चांदनी रात होने के कारण अब्दाली के सैनिकों को उसको पीछा करने में कोई मशक्कत नहीं उठानी पड़ी। यारा आगे आगे मराठों के सैनिक, पीछे पीछे अब्दाली के सैनिक 200-200, 250-250 की तादाद में लोगों को पकड़ कर लाता, और पानीपत के मैदान में कत्लेआम कर देता। पानीपत का मैदान सुरगुजे की फूल की तरह लहूलुहान हो चुका था। ये वर्णन करता, प्रत्यक्षदर्शी है काशी राज, जिसने इसका वर्णन किया है। मराठा साम्राज्य की ये हार बहुत बड़ी हार थी। मराठा साम्राज्य में भले शासन सत्ता बदला नहीं, लेकिन कमजोर हो गया। इसी जंग के प्रति कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का शायद ही कोई परिवार होगा जिसने इस जंग में अपना कोई सगा संबंधी और रिश्तेदार खोया नहीं। बालाजी बाजीराव का कालखंड है। इसी के कालखंड में तीसरा पानीपत का जंग होता है। यारा ध्यान रखना, तीसरा पेशवा तीसरा जंग बालाजी बाजीराव के कालखंड में। इसी को नाना साहब कहा जाता है। यही वो कैरेक्टर है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, ये वो कैरेक्टर है जो नाना साहब के नाम से चर्चित है। नाना साहब के नाम से ये जाने जाते हैं। साहू की मृत्यु इसी के समय में हुई थी। और बहुत बड़ी बात मैं समझा रहा हूँ, पहला पेशवा पूछेगा, ओनली पेशवा। इस पेशवा शब्द का मतलब प्रधानमंत्री, और एक वर्ड आता है छत्रपति पेशवा। तो छत्रपति पेशवा पूछेगा तब आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। मतलब जो पेशवा होगा वही राजा होगा। ये पहला छत्रपति पेशवा है। और केवल पेशवा पूछेगा तो बालाजी विश्वनाथ होगा। ये दिमाग में गांठ बांध लेना। अलीवर्दी खां से चौथ की वसूली हो गया। ये आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया था। यही आलमगीर द्वितीय जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बतलाया था कि आलमगीर द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा का इलाका दिया गया था। उसको वापस आने का कोई राइट नहीं था, आया था इसी के दम पर। पंजाब में मराठों के प्रतिनिधि दत्ताजी सिंधिया को भेजा गया था। मराठा संघ की राजधानी पूना इसी के समय में आया। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथों में सारे अधिकार आ गए थे। और इसी के समय में आता है पानीपत। 14 जनवरी 1761 कुंजीपुरी के दुर्ग, जिसकी चर्चा मैंने किया। मराठा सदाशिव राव भाऊ, वास्तविक सेनापति विश्वास राव नाम मात्र का, तोपची इब्राहिम खां गारदी, दूसरा पचअफगान अलीवर्दी खां, ठीक है।
परिणाम हुआ मराठों की। पानीपत युद्ध में मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला था। जीएन सरकार ने कहा है कि शायद ही कोई परिवार होगा जिसने इसमें कोई अपना सगा संबंधी रिश्तेदार नहीं खोया होगा। पानीपत तृतीय के मैदान का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज एक एक पॉइंट इससे पूछता है सवाल, और पूछता है राजेश कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो ना करें, बहुत अच्छा लगे तो खुद करें और औरों से ही करवाएं। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।